Good morning students, welcome to online classes. Today we are going to start a new chapter, reproductive health. Reproductive health से आप समझते हैं, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हम यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, लेकिन WHO क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से अगर सारे एस्पेक्ट्स में ठीक है, और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट. अगर ये सभी एस्पेक्ट फुलफिल होते हैं तो वो क्या है? हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है. India is one of the first few countries to start a nationwide reproductive health program. Reproductive health program स्टार्ट किया गया है इंडिया में, जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया था अंडर द नेम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी मैनिपुलेशन की गई, चेंजेस किए गए, इसको अपग्रेड किया गया और उसके बाद एक नया प्रोग्राम आया जिसका नाम रखा गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एसोसिएटेड हैं. तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की जाती हैं? वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी. मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का नहीं पता, सिस्टम का नहीं पता. लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इशू को कम कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, डील कर सकती हैं उन इशूज़ से, उनका नहीं पता. और अवेयरनेस की ही कमी से क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर. इलीगल अबॉर्शन एंड फीमेल फिटिसाइड. अब ये क्या है? अगर अवेयरनेस की कमी है तो इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है. इसके अलावा एक मेजर जो इशू है जो फेस किया जाता है वो है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. अब क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखी गई हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की तरफ से? वो हैं क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना. और अवेयरनेस किस एस्पेक्ट में क्रिएट करना? अबाउट STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. मतलब बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट की जा सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं. अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे फैलती रहेंगी. तो इनके बारे में अवेयर करना लोगों को. तो ये कौन कौन सी डिजीजेज हैं? ये है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि HIV वायरस से होता है, गोनोरिया, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस. इसके अलावा अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और जिनको पता है वो इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते. कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली है क्या? ये ऐसी मेजर डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है और बहुत सारी STDs को भी रोका जाता है. तो इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना. अबाउट मेंस्ट्रुएशन, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है, जब कोई भी लड़की प्यूबरिटी की एज में आती है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है. तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में जो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि एक लड़की बहुत सारे फेजेस को अटेन करती है इस पीरियड के दौरान और बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में. तो इसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है. बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लड़कियों को बिल्कुल साइड में रखा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को टच नहीं करना. तो वो भी क्या है? एक मिसकंसेप्शन है उनके माइंड में. तो उस मिसकंसेप्शन को भी ख़त्म करना. फिर इसके अलावा आर्ट्स हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं. और बहुत सारी जैसे जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं या फिर ऐसे कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको भी बेबी प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल होती हैं. तो ये इन सारी जो टेक्निक्स हैं इसके बारे में भी अवेयर करना. इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना इसके बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एजुकेट करना. इसके अंतर्गत क्या है? बहुत सारे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बहुत सारे सेमिनार्स लगाए जाते हैं जिसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है. फिर जो
हमारा करिकुलम है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी सेक्स एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको इंट्रोड्यूस करना, ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों के मन में कई प्रकार के विकार होते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं और वो खुलकर इस बारे में बात नहीं कर पाते, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में हो जाती है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं आगे जाके। और कई बार बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, मतलब वो गुप्त रखते हैं उस चीज़ को और वो बात नहीं करते उसके बारे में, और वो डिजीज़ बड़ी बन जाती है जब उसका इलाज नहीं हो पाता। तो सेक्स एजुकेशन को भी करिकुलम में डालना ताकि लोग इसके बारे में बेझिझक होकर खुलकर बात कर सकें। इसके अलावा ऑडियो विजुअल प्रिंट्स होते हैं जिनके थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उसको ख़त्म करने का एक तरीका है कि जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज़ किया जाए। वैसे जो गर्ल्स की एज थी वो 18 ईयर्स थी, लेकिन रिसेंटली आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में तो 18 ईयर्स ही मेंशन किया गया है, लेकिन अभी रिसेंट जो नए जो कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग जो गर्ल्स हैं उनकी एज भी 21 ईयर्स तक आ गई है, और जो बॉयज़ हैं उनकी एज तो 21 ईयर्स है। ये मिनिमम एज है जिसमें जो मैरिज है वो होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बॉडी डेवलप होगी, मेंटल स्टेज उनकी ज़्यादा डेवलप होगी, तो मैरिज के बाद उनको बहुत सारी जैसे बॉडी की प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनको फेस करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो इल इफ़ेक्ट्स हैं लार्ज पॉपुलेशन के, उसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है डेमोग्राफी। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। तो किसके थ्रू की जाती है? ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे काउंट किया जाता है? वो उसके लिए सेंसस किए जाते हैं। सेंसस इज द प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग इन्फो अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जो सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग कलेक्ट की जाती है, वो कब की जाती है? सेंसस के थ्रू। और सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? 1871 में। ठीक है, 1871 में सबसे पहले किया गया था। इसके बाद 10 साल में जो सेंसस है वो कंडक्ट किए जाते हैं। रिसेंट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011। तो हमारे पास जो ऑफिशियल डाटा है इस टाइम पर वो 2011 के ही डाटा है। अब 2011 में कौन सा सेंसस हुआ था? 15th सेंसस हुआ था। जो सेंसस ईयर होता है उस टाइम पे जो हमारे पास डाटा होते हैं वो तो ऑफिशियल डाटा होते हैं, लेकिन जैसे मान लिया हमारे पास 2012 में भी चेंजेस आएंगे, जो पॉपुलेशन है अब 2011 में है वो 12 में तो उतनी नहीं रहेगी, चेंजेस आएंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एस्टिमेट बोल देते हैं कि ये हमारी एस्टिमेटेड इतनी पॉपुलेशन है। अदरवाइज अगर हम ऑफिशियली लेते हैं तो हम जो सेंसस में ली गई जितनी भी डाटाज हैं वो सारा सेंसस वाला ही ऑफिशियल मानते हैं। तो 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो थी 2 बिलियन। ठीक है, 2000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 6 बिलियन, 2001 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 7 बिलियन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू 2001 ये इंडिया में है कि जो डबलिंग टाइम है, मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका डबल होने का टाइम 33 ईयर्स माना गया था 2001 में। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये जो ईयर है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है जितनी थी उसका डबल कितने सालों में हो जाएगा, तो 2011 के अकॉर्डिंग ये हैं 30 ईयर्स, मतलब और ज़्यादा कम होती जा रही है। और 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1.2 बिलियन है। ठीक है, और इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? यूपी। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? सिक्किम। ठीक है, तो ये कुछ एक जनरल डाटाज हैं आपके इस चैप्टर से रिगार्डिंग, जो आपके एनसीईआरटी में भी थोड़े मेंशन किए गए थे और आपकी नॉलेज के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं, रीजंस फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो इंडिया की है आफ्टर चीन। तो चाइना के बाद इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन एक्सीड भी कर सकती है। तो ऐसा क्यों है? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? इसके लिए है बेटर हेल्थ सर्विसेज।
ठीक है, थोड़ी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो थोड़ी बेटर हो गई हैं इंडिया में, मतलब एनसीईआरटी में मेंशन किया गया कि हेल्थ सर्विसेज बेटर हैं, क्योंकि पहले के टाइम में पैंडेमिक या एंडेमिक डिजीजेज होती थी और जिसके थ्रू बहुत सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, तो वो बेटर हो गई हैं। बेटर लिविंग कंडीशंस पहले के भांति अब क्या है, ज़्यादा बेटर हैं। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि जो इन्फेंट्स होते थे उनका मोर्टेलिटी रेट पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ IMR, कई बार ये एक नंबर में पूछी जाती है कि एक्सपेंड IMR, तो IMR स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर ये भी कम हो रही है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते थे बहुत सारी डिजीजेज उससे लग जाती थी उनको, और बहुत सारी डेफिशिएंसीज के थ्रू उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब जो सरकार है इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चलाए हैं कि जिसकी वजह से जो इन्फेंट है उनका जो नेटेलिटी पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट इसका घट गया है। इसके अलावा डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मैटरनल मोर्टेलिटी मदर की जो मृत्यु दर है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर, ये भी डिक्रीज हो गई है। ये भी MMR भी पूछा जाता है कई बार कि MMR स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल स्टैंड्स फॉर जो मदर है, मदर के लिए ये टर्म यूज की गई है। अब जो बर्थ रेट्स हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। पहले के टाइम में जो पॉपुलेशन होती थी, मतलब बर्थ रेट्स थे वो ज़्यादा थे, पहले 5 बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे जो बर्थ रेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन और ज़्यादा जो और कंडीशंस हैं वो बेटर हैं, वो उनकी वजह से यहाँ पे अगर हम एवरेज की बात लें तो अभी भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एक स्लोगन दिया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो। ठीक है, लेकिन आजकल तो 2 से भी 1 पे आ गए हैं, 2 चिल्ड्रन। हम 2 का मतलब है मदर फादर, ठीक है, पेरेंट्स, और 2 उनके चिल्ड्रन, लेकिन अब 1 पे ही आ गए है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ एक प्लान्स थे, चलाए गए थे जो, और ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रह रही है इंडिया की। इसके बाद आते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।